केडी क्लासेस मई जौनपुर क्लास 6 7th ईयर हिंदी व्याकरण भाग 8 के साथ मैं पुनः जुड़ रहा हूँ। बच्चों, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ये उम्मीद करते हैं। रिवीजन भी आप इसको बार बार करके अच्छी तरह से अपने इस व्याकरण भाग को पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हिंदी व्याकरण भाग 8 में कक्षा 6 7 8 के लिए हम अगला शब्द भेद का पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्रिया भाग लेके आए हैं। अब क्रिया यानी आप जानते क्रिया मतलब होता है किसी कार्य को करना, क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। लेकिन इसकी डिफिनीशन अगर हम करेंगे, परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगा? वह शब्द जो किसी वस्तु या वस्तु के विषय में कुछ कहता है, या यह कह सकते हैं a verb is a word which says something about a person, place or thing, या verb is doing और एक्शन वर्ड, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहता है कि यानी उसके करने के बारे में बोध कराता है, वो क्रिया कहलाती है। और क्रिया हिंदी में कितनी होती है? क्रिया के प्रकार अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है भैया? ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ही न हो। आपने पढ़ा होगा टेंस में, कर्ता क्रिया कर्म, कार्य को करने वाले क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता द्वारा होने वाले कार्य क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म। जैसे मोहन सेब खा रहा है तो मोहन हो गया कर्ता। क्यों कर्ता हो गया? क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। तो क्रिया क्या है? खाना। खा रहा है, क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो मोहन कर्ता हो गया, खा रहा है क्या हो गया? क्रिया। और क्या खा रहा है? केला, यानी केले पर प्रभाव पड़ रहा है तो केला क्या हो गया? कर्म। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो वो सकर्मक कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म न हो क्या कहलाते हैं? अकर्मक कहलाते हैं। यही चीज़ अगर हम इंग्लिश में जाते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब देखते हैं, क्रिया के भेद को देखते हैं, तो अंग्रेजी में 3 प्रकार क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? 3 प्रकार क्रिया। आप कहेंगे कि सर ये क्या, हिंदी में 2 क्रिया, अंग्रेजी में 3 क्रिया। आइए देखते हैं कौन कौन सी। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्या कहते हैं हम? ट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा है आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वाक्य में बाहर से आती है। टेंस में आपने पढ़ा होगा डू, डस, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, यानी हर टेंस के अलग अलग आपने हेल्पिंग वर्ब देखे हैं। तो इस प्रकार से 3 क्रियाएं हो गई। जैसे मैं अब लेता हूँ सकर्मक क्रिया की। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो राम क्या हो गया? कर्ता। पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर। तो क्या इसका अंग्रेजी हो जाएगा? राम रीड्स ए बुक। क्या हो जाएगा? राम रीड्स ए बुक। राम एक पुस्तक पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है। अगला है तुम रोटी खाते हो, तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी में? यू ईट ब्रेड। ये सकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म है। लेकिन अगर हम अकर्मक की बात करें तो अकर्मक में क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नहीं, क्रिया नहीं होगी। जिस क्रिया के साथ किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न हो, यानी कर्म की आवश्यकता न हो और स्वयं पूरा अर्थ दे दे, तो उसे अकर्मक क्रिया अथवा इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अब देखिए वह टहल रहा है, हम कह दें ही इज़ वॉकिंग, इसमें कर्म है? नहीं कर्म है। हेल्पिंग तो वर्ब है लेकिन कर्म नहीं है। आई गो, मैं जाता हूँ। दे प्ले, वे खेलते हैं। इन सारी बातों में क्या है? कर्म नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया था, आप समझ भी गए होंगे। जितने बाहर की क्रियाएं आती हैं जो वाक्य में आकर के काल का निर्धारण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अंग्रेजी में ऐसा है, सहायक क्रिया कहलाती है। अब आते हैं क्रिया की रूप रचना, देख लीजिए। क्रिया की रूप रचना मैंने पुरुष पढ़ाया था पहले, इसमें भी देख लीजिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हिंदी में आता मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम। अन्य पुरुष में वह,
वे आता है। तो उत्तम पुरुष में जैसे आपको बताना है, मैं पढ़ूँ हम पढ़ें, मध्यम पुरुष में तुम पढ़े तुम पढ़ो, अन्य पुरुष में वह पढ़े वे पढ़ें। अगला इसमें हम फिर क्रिया विशेषण को भी ले लेते हैं, क्रिया विशेषण को भी ले लेते हैं, क्योंकि आपने क्रिया पढ़ा, अब क्रिया विशेषण को भी देख लीजिए। अगला वीडियो में इसको लाया जरूर नहीं है, क्रिया विशेषण आप लोग देख लीजिए। यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया की। जैसे अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में पहले समझते हैं। जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब की डिफिनेशन आपको करना है इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे आप लोग? एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एंदर एडवर्ब। जैसे मैं बताऊं लड़का दौड़ता है, तो इसमें क्लियर हो रहा है लड़का करता है, दौड़ने का काम करता है, दौड़ना क्रिया हो गई। लेकिन इसी चीज़ थोड़ा हम बदल दें, लड़का तेज़ी से दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा? तेज़ी शब्द यहाँ क्रिया की विशेषता बतलाना शुरू कर देगा। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? द बॉय रन्स फास्ट। तो यहाँ रन्स क्रिया हो गई, लेकिन फास्ट क्या हो गई? विशेषता हो गई। अगला एक उदाहरण ले लेते हैं। हरी बिल्कुल सफाई से लिखता है, या मोहन बड़ा साफ़ सुथरा लिखता है, तो हम क्या कहेंगे? मोहन राइट्स क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ क्वाइट क्लियरली क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की विशेषता। तो आइए अब देखते हैं क्रिया विशेषण परिभाषा। तो आप समझ गए, उदाहरण भी समझ गए। इसमें क्रिया की विशेषताएँ कितनी हैं आपकी? 2 हैं केवल हिंदी में, एक रीतिवाचक, दूसरा परिमाणवाचक। कितनी हैं? रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जबकि अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में 3 हैं आपके, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। समझ लीजिए सिंपल एडवर्ब क्या होता है? साधारण क्रिया। जैसे यह समय यानी टाइम को बताता है, प्लेस स्थान को बतलाता है, संख्या यानी नंबर को बतलाता है, ढंग मैनर को बतलाता है, कारण रीजन को बतलाता है, परिणाम डिग्री बतलाता है, स्वीकृत यानी अफर्मेटिव बतलाता है, निषेध निगेशन यानी निगेटिव बतलाता है। ये इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरा है आपका इंग्लिश में रिलेटिव वर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या बतलाता है? यह 2 वाक्यों को जोड़ता है तथा पूर्व आय संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करता है जो उनका पूर्ववर्ती होता है। जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। यह वही स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था। लेकिन हिंदी में क्या आता है? रीतिवाचक। ये प्रथम आने के लिए मोहन तेज़ी से दौड़ा। ध्यान दीजिए, अब हिंदी में आते हैं। प्रथम आने के लिए मोहन तेज़ी से दौड़ा, ये रीति है। रीति रिवाज समझते हैं आप ना। अगर आपको दौड़ने में प्रथम आना है तो क्या करना पड़ेगा? तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा आपको। जैसे कक्षा में प्रथम आने के लिए वह दिन रात मेहनत की, तो यहाँ रीति है भाई, किसी को अगर प्रथम आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो रीतिवाचक होते हैं ऐसे शब्द रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाए, क्रिया की विशेषता बतलाने के साथ जो ऐसे शब्द आते हैं तेज़ी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी गंभीरता से, इस तरह से अगर कोई चीज़ आती है तो रीतिवाचक सर्वनाम हो जाता है। और परिणाम में क्या होता है? परिमाण में क्या होता है? जैसे थोड़ा, बहुत, बिल्कुल, जरा, उतना, जितना आदि, ये परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाण। जरा समझते हैं। अब क्रिया की बात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण में भी यही चीज़ है, थोड़ा, बहुत, बिल्कुल, जरा, उतना, जितना। लेकिन यहाँ क्रिया की, जैसे थोड़ा तेज़ चलो। अगर कहते थोड़ा तेज़ चलो तो चलना तो क्रिया है ही, और तेज़ क्या है कि विशेषण हो गया। लेकिन थोड़ा तेज़ कह दो कि यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। बहुत धीरे से मत बोलो यानी बोलना क्रिया हो गया, और धीमा तो विशेषण हो गया। लेकिन बहुत मैंने लगा बहुत धीरे में मत बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषता बतलाने की बात हो गई। तो आप समझ रहे होंगे आप लोग।
यानी थोड़ा बहुत बिल्कुल, जहाँ क्रिया की बात हो, क्रिया की विशेषता बतलाने की बात हो, तो ऐसे शब्द जैसे थोड़ा है, बहुत है, बिल्कुल है, ज़रा है, उतना है, जितना है, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से आपका क्रिया विशेषण का भी पार्ट फिनिश होता है। अगला जो है हम आपको जितने शब्द भेद शेष बचे हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको ये संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय हिंदी व्याकरण भाग 9 में समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।